एक ऐसा साम्राज्य जो लगभग 1000 साल तक चला। लेकिन इस विशाल साम्राज्य की शुरुआत होती है एक टूटते हुए राज्य से, एक भाग्यशाली विवाह और महज 1200 रुपए की सालाना आय वाली एक छोटी सी जागीर से। हाँ, 1200 रुपए आज सुनने में कुछ नहीं लगते, लेकिन उस समय के हिसाब से। बिल्कुल, मतलब इतिहास की सबसे शानदार स्टार्टअप कहानियों में से एक है ये, जहां एक बाहरी व्यक्ति अनजान पहाड़ों में आता है और एक ऐसे वंश की नींव रखता है जो सदियों तक राज करता है। तो आज की इस गहन चर्चा का विषय है मध्यकालीन उत्तराखंड का सबसे प्रमुख राजवंश, यानी चंद वंश। जो कि 700 ईस्वी से लेकर 1790 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। सही कहा। और इनकी पहली राजधानी चंपावत थी, जो बाद में अल्मोड़ा शिफ्ट हुई। और इनकी पहचान था इनका राज्य चिन्ह, गाय। तो आज का हमारा मिशन है इस वंश के शुरुआती दौर के स्रोतों की गहराइयों में जाना और इसके संस्थापक सोमचंद से लेकर राजा अभयचंद तक के शासनकाल की बारीकियों को समझना। तो इस ऐतिहासिक सफर को शुरू करने से पहले एक बुनियादी सवाल पर बात करना जरूरी है। जब हम 1000 साल तक चलने वाले साम्राज्य की बात करते हैं, तो कोई भी सिर्फ किंवदंतियों या हवाई बातों पर यकीन नहीं कर सकता है ना। हाँ, जाहिर है, कोई ठोस सबूत तो चाहिए। बिल्कुल। ऐसे साम्राज्य केवल लोक कथाएं पीछे नहीं छोड़ते, वे अपने पीछे एक पूरा दस्तावेजी सबूत छोड़ते हैं। किसी भी वंश को सही मायने में समझने के लिए सबसे पहले उनके होने के प्रमाणों को, यानी उनके स्रोतों को समझना होता है। और चंद वंश के मामले में हमारे पास साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों तरह के बेहद ठोस स्रोत मौजूद हैं। और यही विविधता इसे दिलचस्प बनाती है। जब अलग अलग स्रोत एक ही बात की ओर इशारा करें, तो वो महज कहानी नहीं रहती, इतिहास बन जाता है। क्षेत्रीय इतिहासकारों ने इस पर काफी काम किया है, जैसे बद्रीदत्त पांडे जी का कुमाऊं का इतिहास। हाँ, और शिव प्रसाद दबराल और हरिकृष्ण रतुड़ी का गढ़वाल का इतिहास भी है। वो ये है कि इस पहाड़ी राजवंश की गूंज सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं थी, मतलब बाहरी दस्तावेजों में भी इनका जिक्र मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि पहाड़ी राज्य बाकी दुनिया से कटे हुए थे, लेकिन जब हम अलबरूनी की तहकीके हिंद या हसन निजामी की ताजुल मासिर देखते हैं, और शायद फरिश्ता की रचनाओं में भी, हाँ, फरिश्ता की रचनाओं में भी, और बदायूनी और जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी जैसे मुस्लिम साहित्यों में भी चंदकालीन इतिहास का स्पष्ट जिक्र मिलता है। क्या बात है, मतलब मुगलों तक बात पहुंच गई थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चंद राजवंश अपने चरम पर एक ऐसा भू राजनीतिक खिलाड़ी बन चुका था जिसे दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य के शासक भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वे मैदानी इलाकों के साथ व्यापार और सीमाओं को लेकर लगातार संपर्क में थे, तो ये बात तो साफ है कि वे रडार पर थे। लेकिन जमीन के नीचे से जो सबूत मिले हैं, वो भी कहानी को एक नया मोड़ देते हैं। जैसे मूनाकोट, मझेड़ा और बास्ते से मिले ताम्रपत्रों का जिक्र अक्सर होता है। हाँ, ये चंद वंश के इतिहास का सबसे बड़ा सबूत माने जाते हैं। अब एक आम इंसान के नजरिए से मैं सोच रही थी कि ये ताम्रपत्र आखिर होते क्या थे? क्या ये रोजमर्रा के आदेश थे या कुछ और? ताम्रपत्र यानी तांबे के पत्तों पर उकेरे गए लेख। ये रोजमर्रा के आदेश बिल्कुल नहीं होते थे। देखिए, मध्यकाल में कागज आसानी से नष्ट हो सकता था, इसलिए जब कोई राजा किसी मंदिर को, किसी ब्राह्मण को या किसी सेनापति को खुश होकर कोई जमीन दान में देता था, तो उसे तांबे के पत्र पर उकेरा जाता था। अच्छा, तो ये एक तरह के परमानेंट रिकॉर्ड्स थे। बिल्कुल, ये उस दौर का रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीड था जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। इन ताम्रपत्रों में न सिर्फ राजा का नाम होता था, बल्कि उसके पूर्वजों के नाम, गवाहों के नाम और उस समय के कर अधिकारियों के पद भी लिखे होते थे। अरे वाह, मतलब एक जमीन के कागज से पूरे प्रशासन का ढांचा समझ आ रहा है। सही कहा। इसी से हमें पता चलता है कि उनका प्रशासन कैसे काम करता था। और इन सब अभिलेखों में एक नाम और साल बार बार उभर कर आता है। 1371 ईस्वी में राजा अभयचंद द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया अभिलेख। इसे इतना खास क्यों माना जाता है? अभयचंद का ये 1371 का लोहाघाट ताम्रलेख महज एक जमीन का कागज नहीं है, ये एक तरह की सांस्कृतिक क्रांति का सबूत है। सांस्कृतिक क्रांति, वो कैसे? क्योंकि ये कुमाऊनी भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है। इससे पहले ज्यादातर सरकारी कामकाज संस्कृत में होते थे,
लेकिन जब कोई राजा अपना आदेश स्थानीय कुमाऊनी बोली में जारी करने लगे तो इसका मतलब है कि प्रशासन अब सीधा आम जनता से संवाद कर रहा था। उनकी अपनी भाषा में। बिल्कुल, ये एक क्षेत्रीय बोली की राजभाषा में तब्दील होने का ऐतिहासिक क्षण था। ये तो सच में किसी भी समाज के लिए एक बड़ा बदलाव है। तो अब जब हमारे पास ये पक्की जमीन है कि ये वंश वास्तव में था, तो कहानी की शुरुआत पर चलते हैं। साल है 700 ईस्वी। उस समय कुमाऊं में शक्तिशाली कत्यूरी साम्राज्य का पतन हो रहा था। हाँ, शासन चरमरा गया था और चारों तरफ एक राजनीतिक शून्य बन गया था। पावर वैक्यूम। बिल्कुल। और ऐसे अराजक माहौल में एक शख्स की एंट्री होती है, सोमचंद। वो मूलतः इलाहाबाद के पास झूंसी का रहने वाला था और द्वाराहाट के गुर्जर देव मंदिर जैसे स्रोत इशारा करते हैं कि वे गुर्जर प्रतिहारों के वंशज थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक बाहरी व्यक्ति आकर सीधे राजा कैसे बन गया? ये इतिहास की सबसे रोचक राजनीतिक चालों में से एक है। लोक कथाओं और ब्रिटिश इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार जब सोमचंद कुमाऊं आया तो वहां के अंतिम कत्यूरी राजाओं में से एक ब्रह्मदेव ने स्थिति को भांप लिया था, जिन्हें कुछ स्रोतों में वामदेव मल्ल भी कहा गया है ना? वामदेव मल्ल भी। तो कत्यूरी राजा जानता था कि स्थानीय खस सरदार कभी भी विद्रोह कर सकते हैं, इसलिए उसने एक बाहरी लेकिन कुलीन और शक्तिशाली व्यक्ति से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और दहेज में सोमचंद को चंपावत की जागीर मिली। सही। और उस समय इस जागीर की वार्षिक आय महज 1200 रुपए थी। यहीं चंपावती नदी के तट पर चंपावत शहर बसाया गया और राजबुंगा का मशहूर किला बनवाया गया। 1200 रुपए की आय। आज की कॉरपोरेट भाषा में कहें तो ये सच में किसी स्टार्टअप की शुरुआती सीड फंडिंग जैसी है। एक इंसान बाहर से आता है, एक सामरिक विवाह करता है, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा हासिल करता है और फिर वहां से एक साम्राज्य खड़ा कर देता है। बिल्कुल। लेकिन जाहिर है सोमचंद सिर्फ एक भाग्यशाली दामाद तो नहीं रहा होगा। इतनी अराजकता के बीच एक बाहरी राजा को स्थानीय लोगों ने स्वीकार कैसे कर लिया? यही सोमचंद की सबसे बड़ी प्रशासनिक दूरदर्शिता नजर आती है। वो समझ गया था कि बाहरी होने का ठप्पा उसे कभी भी गद्दी से उतार सकता है, इसलिए उसने पूरी तरह से स्थानीय लोगों पर भरोसा जताया और पंचायती सरकार की स्थापना की। सत्ता का विकेंद्रीकरण किया उसने। हाँ, उसने 4 किलेदार नियुक्त किए जिन्हें आयल या चाराल कहा जाता था। ये चाराल थे कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। और सबसे खास बात ये थी कि ये सभी स्थानीय प्रभावशाली लोग थे। बिल्कुल। उसने कालू तड़ागी को अपना सेनापति बनाया। इन्हीं स्थानीय नेताओं की फौज बनाकर सोमचंद ने द्रोणकोट के विद्रोही खस राजाओं को पराजित किया। ये तो एक शानदार रणनीति है। मतलब स्थानीय लोगों को ऊंचे पद दो और उन्हीं की मदद से स्थानीय विरोधियों का सफाया कर दो। लेकिन सिर्फ सेना से तो राज्य नहीं चलता। उस 1200 रुपए की आय को बढ़ाने के लिए उसने राजस्व के लिए क्या किया? राजस्व वसूली के लिए सोमचंद ने एक बेहद व्यवस्थित पिरामिड ढांचा तैयार किया। उसने सयाना, बूढ़ा और कमीर जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की। अच्छा, ये कैसे काम करते थे? इसे ऐसे समझिए, सबसे निचले स्तर यानी गांव के स्तर पर कमीर होता था जो किसानों से कर वसूलता था। वो कर कई गांव के समूह के प्रमुख यानी बूढ़ा को दिया जाता था। और फिर बूढ़ा से स्याणा के पास। बिल्कुल। अंत में एक बड़े इलाके या परगने का जिम्मा स्याणा के पास होता था, जो सीधे राजा के खजाने में धन जमा करता था। इस तरह हर एक गांव राजकोष से जुड़ गया था। प्रशासन का इतना बारीक ढांचा। लेकिन एक बात जो मेरी समझ से बाहर है, सोमचंद ने समाज को 2 धड़ों में बांट दिया था। एक था मल्ला धड़ा, जिसका नेतृत्व मेहरा परिवार कर रहा था, और दूसरा था तल्ला धड़ा, जो फरत्याल परिवार के नेतृत्व में था। हाँ, ये मल्ला और तल्ला का विभाजन बहुत मशहूर है। तो एक तरफ वो पंचायती सरकार बनाकर सबको जोड़ रहा है और दूसरी तरफ समाज को 2 फाड़ कर रहा है। ये कैसा विरोधाभास है? असल में ये कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि सत्ता को संतुलित रखने का एक क्लासिक तरीका है। इसे एक पॉलिटिकल सीसॉ या झूलने वाले तख्ते की तरह सोचिए। अच्छा। अगर राजा के नीचे पूरा समाज एक हो जाए तो वो कभी भी संगठित होकर राजा के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। लेकिन अगर समाज 2 मजबूत गुटों में बटा रहे तो वे आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मतलब जब तक वे एक दूसरे को नीचा दिखाने में व्यस्त रहेंगे, तब तक ऊपर बैठा राजा सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। ये शक्ति संतुलन की एक बहुत ही चालाक रणनीति थी। यानी फूट डालो और राज करो का एक स्वदेशी वर्जन। राजनीति के साथ साथ सोमचंद ने संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डाला। कुमाऊं की प्रसिद्ध ऐपण कला,
जो आज भी हर शुभ अवसर पर घरों में उकेरी जाती है, उसकी शुरुआत भी सोमचंद के समय ही मानी जाती है। कला और राजनीति का बेहतरीन संगम। लेकिन क्या वो पूरी तरह से एक स्वतंत्र संप्रभु राजा बन चुका था? बिल्कुल नहीं। और सोमचंद अपनी इस सीमा को अच्छी तरह जानता था। राज्य का विस्तार करने के बावजूद वो अपनी पश्चिमी सीमा से सटे डोटी, जो आज का पश्चिमी नेपाल है, वहां के मल्ल राजा जयदेव मल्ल को नियमित रूप से कर देता था। एक मिनट, अपना राज्य बसाने के बाद भी वो नेपाल के राजा को टैक्स दे रहा था, क्यों? क्योंकि उस समय डॉटी के राजा, जिन्हें रैका या राई कहा जाता था, सैन्य रूप से बेहद शक्तिशाली थे। सोमचंद का राज्य अभी एक नवजात शिशु की तरह था। ये एक शुद्ध सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। बड़ी शक्तियों से उलझकर अपना सर्वनाश करवाने से बेहतर था उन्हें कुछ कर देकर शांत रखना। बिल्कुल। और इस बीच अपनी ताकत को अंदरूनी तौर पर बढ़ाना। सोमचंद के बाद उसके पुत्र आत्मचंद, जो 721 से 740 ईस्वी तक रहे, और फिर पूर्णचंद गद्दी पर बैठे। पूर्णचंद के समय में क्या हुआ? पूर्णचंद का ज्यादातर समय शिकार खेलने और पूर्णागिरी देवी की उपासना में बीता था, इसलिए राज्य में कोई बड़ा विस्तार नहीं हुआ। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त उछाल आता है जब राजा इंद्रचंद गद्दी पर बैठते हैं। इंद्रचंद का शासनकाल 758 से 778 ईस्वी तक रहा। अब सोमचंद ने प्रशासन तो बना दिया था, लेकिन किसी भी राज्य को एक लंबी उम्र देने के लिए एक ठोस अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है। सही कहा। और इंद्रचंद ने इसके लिए नेपाल और तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत किए। लेकिन इतिहास में इंद्रचंद को जिस अनोखे प्रयोग के लिए जाना जाता है, वो है रेशम का उत्पादन और पटरंग प्रथा। हाँ, इंद्रचंद ने मैदानी इलाकों से रेशम बुनने वाले विशेषज्ञों को बुलवाया, जिन्हें पटवाए कहा जाता था। उसने चंपावत में रेशमी वस्त्र निर्माण के बाकायदा कारखाने खुलवाए। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा उद्योग था। लेकिन इस रेशम उत्पादन के साथ एक बेहद अजीब गरीब किंवदंती, या यूं कहें कि एक नियम जुड़ा हुआ था। हाँ, और ये नियम इतिहास के सबसे विचित्र नियमों में से एक है। कहावत ये थी कि साम्राज्य में जितना अधिक झूठ बोला जाएगा, रेशम का उत्पादन उतना ही अधिक होगा। सुनने में बिल्कुल बेतुका लगता है ना? बिल्कुल। मतलब क्या रेशम के कीड़े झूठ सुनकर ज्यादा रेशम बनाते थे? आखिर रेशम और झूठ का क्या कनेक्शन हो सकता है? अगर हम इसे आधुनिक व्यापारिक नजरिए से समझें तो ये बेतुका बिल्कुल नहीं है। आज के समय में कोई भी कंपनी अपनी खास तकनीक छिपाने के लिए कर्मचारियों से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट यानी NDA साइन करवाती है। हाँ, ट्रेड सीक्रेट बचाने के लिए। बिल्कुल। 8वीं शताब्दी में इंद्रचंद के पास NDA का कोई विकल्प नहीं था। रेशम बनाना उस समय एक ट्रेड सीक्रेट था। जब आप अपने ही राज्य में तरह तरह की अजीबोगरीब अफवाहें या झूठ फैलाते हैं, तो बाहरी जासूसों और व्यापारियों का ध्यान मुख्य तकनीक से भटक जाता है। क्या बात है! ये अफवाहों को एक कॉर्पोरेट शील्ड की तरह इस्तेमाल करने का तरीका था। हाँ। ताकि बुनकर दुनिया की नजरों से छिपकर अपना काम कर सकें। बिल्कुल। ये तो वाकई कमाल का दिमाग था। लेकिन इतिहास का ये नियम है कि हर शिखर के बाद एक ढलान आती है। इंद्रचंद के बाद के राजाओं जैसे संसार चंद, सुधा चंद और हमीर चंद ने शासन किया। ये राजा मुख्य रूप से धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनका ध्यान मंदिर बनवाने में अधिक था और सेना पर कम। और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा राजा वीणाचंद के समय में, जो 856 से 869 ईस्वी तक रहे। वीणाचंद का दौर कैसा था? वीणाचंद का दौर चंद वंश के लिए एक भयानक दुस्वप्न की तरह था। वो एक अत्यंत विलासी और अयोग्य शासक साबित हुआ। उसका अपना प्रशासन और सेना पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। और इस कमजोरी को देखकर स्थानीय खस राजाओं ने मौका तलाशा। बिल्कुल। खस राजा जैसे सपाल या सोमपाल, उन्होंने सीधे सत्ता पर कब्जा कर लिया। जो खस राजा कभी कतीरियों के अधीन थे और जिन्हें सोमचंद ने हराया था, उन्होंने अपना बदला ले लिया। और इसके बाद जो हुआ वो चंद वंश के इतिहास का अंधकार युग कहलाता है। लगभग 196 वर्षों तक चंद वंश सत्ता से पूरी तरह बाहर रहा। हाँ, लगभग 2 शताब्दियों तक। एक सेकंड, 196 साल, ये कोई छोटा सा ब्रेक नहीं है। 2 शताब्दियों तक कोई राजवंश सत्ता से बाहर रहे, अज्ञातवास में भटकता रहे और फिर वापस आकर राज करने लगे, ये तो लगभग असंभव सा लगता है। इतनी लंबी अवधि के बाद वे सत्ता में वापस कैसे आ गए? ये वापसी सच में असाधारण थी। 1065 ईस्वी के आसपास वीरचंद ने सोन खड़ायत नाम के एक वफादार सरदार की मदद से खस राजाओं को हराया
और अपना खोया हुआ राज्य वापस हासिल किया। अच्छा, तो स्थानीय लोगों का सपोर्ट मिला उन्हें। हाँ, खस राजाओं का शासन भी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय नहीं था, जिसका फायदा वीरचंद को मिला। लेकिन ये वापसी पूरी तरह से आजाद वापसी नहीं थी। मतलब? वीरचंद और उसके बाद के राजा बहुत कमजोर हो चुके थे। वे वापस तो आ गए, लेकिन उन्हें कत्यूरियों के अधीन सामंत बनकर ही रहना पड़ा। और उनके कमजोर होने के इस तथ्य की पुष्टि तो बाहरी आक्रमणों से भी होती है। 1191 में पश्चिमी नेपाल के शासक अशोक चल ने और उसके कुछ दशक बाद 1223 में राजा क्राचल देव ने कुमाऊं पर भयानक आक्रमण किए। सही कहा। अगर चंद राजा उस वक्त ताकतवर होते तो वे इन बाहरी हमलों को रोक लेते, लेकिन वे केवल चंपावत के आसपास सिमटे हुए एक छोटे से प्रभावहीन सामंत मात्र रह गए थे। और इसी 196 साल के अंतराल और इन बाहरी आक्रमणों के कारण चंद वंश के इतिहास में एक बहुत बड़ी अकादमिक बहस का जन्म होता है कि चंद वंश का असली संस्थापक कौन था। हाँ, ये बहस सच में इतिहास के पन्नों को उलझा देती है। इस अंधकार युग और बाहरी दबावों के बाद एक शासक उभर कर आता है, थोहरचंद। थोहरचंद का शासनकाल 1261 से 1275 ईस्वी तक माना जाता है। अगर हम वंशावली को क्रम से देखें तो थोहरचंद उमचंद वंश का 23वां राजा था। वंशावली के हिसाब से वो 23वां राजा था, ये बात सही है। लेकिन जब हम ब्रिटिशकालीन दस्तावेजों को खंगालते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। 1813 में ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू फ्रेजर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और 1819 की किताब एन अकाउंट ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल में ये साफ तौर पर दावा किया गया है कि थोहरचंद ही चंद वंश का प्रथम राजा या संस्थापक था। दिलचस्प बात यह है कि इन दस्तावेजों में थोरचंद के लिए भी वही कहानी बताई गई है जो सोमचंद के लिए थी, कि वो झूंसी से आया, उसने नेपाल में कुछ समय नौकरी की और फिर चंपावत में आकर नए सिरे से राज्य की स्थापना की। बिल्कुल, दोनों कहानियों में बहुत समानता है। रुको, ये बात मेरी समझ से थोड़ी बाहर है। वंशावली कह रही है कि वो 23वां राजा था, लेकिन ब्रिटिश और नेपाली दस्तावेज उसे सीधे पहला राजा बता रहे हैं। क्या बाहरी इतिहासकार उनसे पहले के 22 राजाओं का पूरा इतिहास भूल गए थे? ऐसा ही कुछ। या फिर थोरचंद ने जानबूझकर अपना पीआर इस तरह सेट किया था कि दुनिया उसे ही संस्थापक माने? ये कैसे संभव है कि एक ही वंश के दो संस्थापक हों? इसे समझने के लिए हमें इतिहास लिखने के तरीके को समझना होगा। देखिए, जब कोई राजवंश लगभग 200 सालों तक पतन के गर्त में रहता है, सिर्फ सामंत बनकर जीता है, और फिर अचानक कोई एक शासक आकर उस वंश की ताकत को दोबारा खड़ा करता है, तो तत्कालीन दुनिया के लिए वो एक नई शुरुआत होती है। अच्छा, मतलब पुरानी कमजोरियों को भुला दिया गया? हाँ, बाहरी इतिहासकारों या पड़ोसियों ने थोहरचंद से पहले के कमजोर राजाओं को नोटिस ही नहीं किया था। थोहरचंद ने चंद राज्य को फिर से राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाया, उसे एक नई पहचान दी। आज की भाषा में कहें तो ये पूरे राजवंश की एक ब्रांड रीलॉन्चिंग थी। बिल्कुल सही शब्द है। इसीलिए तकनीकी रूप से 23वां राजा होते हुए भी कई बाहरी दस्तावेजों ने उसे उस नए और ताकतवर चंदवंश का संस्थापक मान लिया। ये एक बेहतरीन नजरिया है। एक राजा जिसने मृतप्राय हो चुके वंश में दोबारा जान फूंक दी, और थोहरचंद ने जिस नींव को दोबारा पक्का किया, उसका सीधा फायदा उसके बाद आने वाले शासकों को मिला। हाँ, थोहरचंद के बाद कल्याणचंद और फिर विशेष रूप से त्रिलोकचंद के दौर में चंद राज्य ने अपनी पारंपरिक सीमाएं लांघनी शुरू कर दी। त्रिलोकचंद का शासनकाल 1296 से 1303 ईस्वी तक था, है ना? सही, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब तक चंद राजा सिर्फ चंपावत के आसपास सिमटे थे, लेकिन त्रिलोकचंद ने देखा कि कत्यूरी साम्राज्य अब अपने अंतिम पतन पर है। उसने इस कमजोरी का सीधा फायदा उठाया और छक्खाता, यानी नैनीताल के आसपास का क्षेत्र, उस पर हमला कर उसे जीत लिया। उसने सिर्फ जमीन नहीं जीती, बल्कि भीमताल में एक बेहद मजबूत किला भी बनवाया। हाँ, ये किला सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये मैदानी इलाकों से आने वाले रास्तों पर नियंत्रण रखता था। इसके साथ ही उसका राज्य विस्तार 12 मंडल और पाली पछाओं तक फैल गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि त्रिलोकचंद दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। ये वो दौर था जब दिल्ली सल्तनत भारत के बड़े भूभाग पर हावी हो रही थी। बिल्कुल, और त्रिलोकचंद के बाद डमरूचंद और फिर धर्मचंद गद्दी पर बैठे। धर्मचंद के समय में भी तो एक बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी थी। हाँ, जब दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना कुख्यात कराचिल अभियान
यानी हिमालयी क्षेत्रों पर आक्रमण किया था, तब धर्मचंद ही यहाँ का शासक था। मतलब पहाड़ के राजा अब दिल्ली सल्तनत के बड़ी उथल-पुथल के प्रत्यक्ष गवाह बन रहे थे और उनका सामना कर रहे थे। बिल्कुल। और इसी ऐतिहासिक कड़ी में हमारा आज का अंतिम और सबसे अहम नाम आता है राजा अभयचंद। अभयचंद दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद तुगलक और उसके बाद फिरोज तुगलक के समकालीन था। 1344 से 1374 ईस्वी तक। सही। और जैसा कि हमने बिल्कुल शुरुआत में ताम्रपत्रों के बारे में बात की थी, अभयचंद का 1371 का लोहाघाट ताम्रलेख इस पूरी विकास यात्रा का अंतिम और सबसे पुख्ता सबूत है। ये ताम्रलेख न सिर्फ चंद शासन व्यवस्था की बारीकियों को स्पष्ट करता है, बल्कि उनकी वंशावली को भी एक ठोस दस्तावेजी रूप देता है। बिल्कुल। यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इन कुछ सदियों में चंद वंश का स्वरूप कैसे पूरी तरह बदल गया था। जो वंश 1200 रुपए की जागीर से शुरू हुआ था, जो नेपाल को कर दे रहा था, जो 196 सालों तक अंधकार में गायब हो गया था, वो अब सिर्फ एक छोटा सामंत नहीं रहा। वे अब मजबूत किले बनवा रहे थे, एक बहुत बड़े भूभाग पर राज कर रहे थे और उनका शासनकाल दिल्ली के सुल्तानों के समानांतर दर्ज होने लगा था। और सबसे बड़ी बात, वे अब अपना खुद का लिखित इतिहास अपनी स्थानीय भाषा में दर्ज करवा रहे थे। एक साम्राज्य सही मायनों में परिपक्व हो चुका था। यही इतिहास की असली खूबसूरती है। ये कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। इसमें पतन है, संघर्ष है, कूटनीति है और विपरीत परिस्थितियों से लड़कर फिर से एक विशाल साम्राज्य खड़ा करने की जिद है। सोमचंद की प्रशासनिक नींव और थोहरचंद की वापसी ने मिलकर इस साम्राज्य को अजेय बना दिया था। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस डीप डाइव को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे बिखरे हुए स्रोतों और ताम्रपत्रों ने चंद वंश के शुरुआती दौर की तस्वीर साफ की। हमने इलाहाबाद से आए सोमचंद की दूरदर्शिता को समझा, इंद्रचंद के रेशम और अफवाहों के उस अनोखे व्यापारिक प्रयोग को देखा, 196 साल के वनवास के बाद थोहरचंद की उस जबरदस्त रीलॉन्चिंग को परखा और अंततः त्रिलोकचंद के सामरिक विस्तार से लेकर अभयचंद के ठोस दस्तावेजीकरण तक का सफर। एक शानदार ऐतिहासिक यात्रा। लेकिन इस सफर को यहीं विराम देने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद काफी देर तक जहन में गूंजता रहे, जरा सोचने वाली बात है। इस पूरे साम्राज्य की बुनियादी इस बात पर टिकी थी कि उनका राजा एक बाहरी व्यक्ति है, चाहे वो झूंसी से आए पहले सोमचंद हों या बाद में वंश को फिर से खड़ा करने वाले थोहरचंद। एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है ये। तो क्या इतिहास में ये हमेशा सच होता है कि एक बाहरी व्यक्ति स्थानीय लोगों को एकजुट करने में ज्यादा सफल होता है, क्योंकि वो किसी भी एक स्थानीय गुट का पक्षपाती नहीं होता, या फिर उस बाहरी राजा को हर रात इसी डर के साथ सोना पड़ता है कि कल कोई भी स्थानीय सरदार बगावत कर सकता है? दोनों ही बातें हो सकती हैं। और सोमचंद का उस समाज को दो धड़ों मल्ला और तल्ला में बांटकर पॉलिटिकल सीसॉ तैयार करना, क्या ये उस समय सत्ता को सुरक्षित रखने की उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक बुद्धिमानी थी, या फिर उन्होंने जाने अनजाने में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसे गृह युद्ध का बीज बो दिया था जो कभी भी फूट सकता था? इन्हीं सवालों के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। इतिहास के इस खजाने में तलाशने के लिए अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। अगली बार एक नए विषय और नए ऐतिहासिक रहस्यों के साथ फिर मिलेंगे। खोजते रहिए और इतिहास के पन्नों के पीछे छिपे सच को समझते रहिए।